लाउन में इस वक्त सिगरेट पीता हुआ शख्स बिल्कुल भी पहली रात का दूल्हा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो खुशी और चमक नहीं थी जो ऐसे मौके पर होती है। कमरे में बैठी उसकी मासूम दुल्हन सानवी काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो एक के बाद एक सिगरेट पीते हुए बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके दिमाग में बार बार श्रेयांशी ठाकुर का चेहरा आ रहा था। आज के दिन वो उसे अपने साथ देखना चाहता था, वही चेहरा जिसे वो पूरी जिंदगी अपने साथ देख सकता था। लेकिन आज उसकी जगह कोई और लड़की उसकी जिंदगी में दुल्हन बनकर आ गई थी, और ये बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी कि तभी सीढ़ियों से उतरकर कमला देवी उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ बेटा, अब इसी में भलाई है। जाओ कमरे में, सानवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे उस लड़की को देखने का कोई शौक़ नहीं है, न उसकी तारीफ़ करने का और न उसे कोई ख़ास जगह देने का। मैं बस आज की रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में वही पुरानी जिद और घमंड साफ झलक रहा था। कमला देवी ने उदास होकर कहा, मतलब तुमने अभी तक अपनी माँ को माफ़ नहीं किया? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो असली थे या सिर्फ दिखावे के, ये कहना मुश्किल था। मगर अब वो किसी भी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, खासकर उस औरत के जो उसके दिल के बहुत करीब हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। जो भी हुआ था सब दिल से निकाल दिया है, लेकिन श्रेयांशी ठाकुर को नहीं। कमला देवी ने फिर कहा, जाओ कमरे में, सानवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब तुम उसे पास से देखोगे तो समझोगे कि वो श्रेयांशी से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उसने बस एक बार जख्मी नज़र से अपनी माँ को देखा और चुपचाप बैठा रहा। शायद मर्दों का दुख समझना हर औरत के बस की बात नहीं होती, और अगर माँ होकर भी कोई औरत बेटे का दुख न समझ पाए तो फिर किसी और से क्या ही उम्मीद की जाए। उसकी माँ के लहजे में सानवी के लिए जितनी मिठास झलक रही थी, असलियत क्या थी ये तो कमरे में बैठी वो मासूम लड़की ही जानती थी। सानवी अब तक सिर झुकाए चुप बैठी हुई थी, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। तभी कमला देवी कमरे में आई और उसके पास बैठकर उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, कभी मेरे बेटे पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक पल में उसकी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगी। उन्होंने उसके सामने उंगलियां चटकाईं तो शानवी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसके चेहरे और आवाज़ से साफ झलक रहा था कि वो बहुत ही सीधी और सलीन लड़की है। कमला देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब मैं उसे इजाज़त देती हूँ कि वो कमरे में आए और तुमसे अपना हक ले। आखिर जिस वजह से तुम्हें इस घर में लाया गया है वो तो पूरा होनी ही चाहिए। कम से कम एक रात के लिए मेरे बेटे का दिल बहल जाना चाहिए। ये सुनकर सानवी हैरान रह गई। एक रात, यही शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर कमला देवी उठी और कमरे से बाहर चली गई। सानवी के सामने बैठकर वो कोई और सवाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत भारी हो चुकी थी। लेकिन कमला देवी का ये रूप देखकर सानवी के दिल में अजीब सा डर और बेचैनी भर गई थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और उदास चेहरे वाला शख्स अंदर आया। सानवी ने धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा। उसके दिमाग में अभी तक कमला देवी की बातें घूम रही थीं। ऊपर से वो बहुत प्यार जताने वाली औरत लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या सोचती हैं ये समझना मुश्किल था। कई बार इंसान के साथ बैठा हुआ आदमी भी उसकी असलियत नहीं समझ पाता। सामने से विक्रम सिंह मजबूत कदमों से उसकी तरफ आ रहा था, और सानवी के दिमाग में कमला देवी की बातें धीरे धीरे निकलती जा रही थीं। अब उसका ध्यान बस उस आदमी पर था जो उसकी कित जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था, और अब उसे उसी किस्मत को स्वीकार करना था। विक्रम उसके पास आकर बैठ गया। सानवी ने घबराई हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, वही चमक जो कभी विक्रम ने श्रेयांशी ठाकुर की आंखों में देखी थी।
सजी हुई आंखें देखकर एक पल के लिए उसे लगा जैसे सामने बैठी सानवी नहीं बल्कि श्रेयांशी ही हो। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और कुछ कहने से खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि ये पल टूट जाए और उसके ख्यालों से श्रेयांशी का चेहरा गायब हो जाए। फिर उसने हल्की सी कड़वाहट के साथ कहा, तुम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही होगी। आखिर तुम्हें मेरी माँ का इतना प्यार मिला है। तुम उनकी पसंद की बहू हो। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी का फैसला भी खुद ही कर दिया। इतना कहते हुए उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी काफ़ी देर तक उसकी उलझी हुई बातें सुन रही थी। उसे पहले से पता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की रही है। ये बात उससे छुपी नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसे बताया गया था असलियत शायद उससे अलग थी। उसने धीरे से कहा, क्या आप खुश नहीं हैं विक्रम? क्या मैं आपके लिए सही पत्नी नहीं बन सकती? क्या आप किस्मत को एक और मौका नहीं दे सकते? सानवी के लफ्ज़ बहुत हल्के थे, लेकिन दिल से निकले हुए थे। वो कमला देवी की बातों का जिक्र करके उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। विक्रम उसकी आंखों में देख रहा था, फिर उसकी नज़र उसके होठों पर टिक गई। उसी वक्त उसे जैसे फिर से श्रेयांशी की आवाज़ सुनाई थी, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है विक्रम। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम से पहचानी जाऊंगी। याद आते ही उसका दिल एक पल को भर आया था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सानवी ने उसकी ये मुस्कान देखी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस पल की हालत ऐसी थी कि उसे लगा जैसे वो उससे अपने दिल की बात बोल रहा हो। उसने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, बस मुझे आपका भरोसा और थोड़ा सा प्यार चाहिए। उसकी आवाज़ में सच्चाई और मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, आपके साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अगर इसके लिए मुझे बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा तो भी मैं कर सकती हूँ। विक्रम उस पल जैसे अपने ख्यालों में खो गया था। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी आ गई थी। सानवी को लगा जैसे उनके बीच कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा हो। जब वो धीरे से उसके करीब आया तो सानवी हल्की सी शर्म के साथ खुद में सिमट गई थी। उसके लिए ये एहसास नया और अनजान था। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत हो रही हो। वो आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगी। उसे ये नहीं पता था कि ये सच में खुशियों की शुरुआत है या सिर्फ एक ऐसा सपना जो आगे चलकर टूट भी सकता है। उस बंद कमरे की खामोशी में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उस रात उनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया। आखिर सानवी को मानना पड़ा कि उसने इससे पहले कभी इतना नर्म और अपनापन भरा एहसास महसूस नहीं किया था। विक्रम सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे वो खुद पर काबू खोता जा रहा हो। ये किस्मत का खेल था या उस पल का असर, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सानवी उसकी हालत को देख रही थी और अनजाने में ही अपना दिल विक्रम पर हार बैठी थी। उसने अपने पूरे दिल से उसे अपना मान लिया था। कुछ देर बाद विक्रम अचानक उससे अलग हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कहने को कुछ बचा ही ना हो। शानवी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ और नरमी से पूछा, क्या अब आप हमेशा ऐसे ही मेरे रहेंगे? क्या आप पूरी ज़िंदगी मुझसे प्यार करेंगे? उसकी आवाज़ बहुत धीमी और उम्मीद से भरी हुई थी, लेकिन विक्रम ने हल्के से उसका हाथ हटा दिया और कहा, अब सो जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो उठ गया, सिगरेट उठाई और बालकनी में चला गया। सानवी ने सोचा शायद वो थक गया होगा। वो भी आंखें बंद करके लेट गई। उसके मन में एक ऐसा खूबसूरत सा सपना आ गया था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी। उसे लगा था कि अगली सुबह उसकी ज़िंदगी की नई और खुशियों भरी शुरुआत होगी। लेकिन सुबह अचानक जोर से दरवाज़ा खुला और उसकी नींद टूट गई। इससे पहले कि वो ठीक से उठ पाती, कमला देवी तेज कदमों से कमरे में आ गई, जैसे कोई तूफान आ गया हो। सानवी घबराकर उठ बैठी और कमरे में उधर उधर देखने लगी। विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कमला देवी उसके बिल्कुल पास आकर बोली, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें नीचे जाकर किचन संभालना है? कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? सानवी हैरान होकर उनकी तरफ देखती रह गई। कुछ पल बाद उसने संभल कर दुपट्टा सिर पर लिया। उसने हिचकते हुए पूछा, विक्रम नीचे चले गए हैं? कमला देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा,
विक्रम की फिक्र छोड़ दो, तुम्हें अब इस घर का काम देखना है। वो जहाँ जाना चाहे वहाँ चला गया है। बेहतर है जल्दी से नीचे आओ, वरना मुझे दोबारा आकर तुम्हें खींच कर किचन में ले जाना पड़ेगा। उनका सख्त रवैया सानवी के लिए बिल्कुल नया और बहुत तकलीफ देने वाला था। वो चुपचाप उन्हें देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत होकर कोई दूसरी औरत के साथ इतना सख्त कैसे हो सकती है। तैयार होकर वो नीचे किचन में आ गई। उसे इस बात की परवाह भी नहीं रही कि रस्म के मुताबिक उसके मायके से नाश्ता आएगा या नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, विक्रम कहाँ गया? क्या वो बिना बताए नाश्ता किए ऑफिस चला गया या कहीं और? कम कम से कम उसे बता कर तो जाता। किचन में सुशीला ने उसे सारे काम समझाने शुरू किए, लेकिन ये सब उसके लिए नया नहीं था। चाचा के घर में भी वो यही सब करती आई थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम संभाल लिया। दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। टेबल पर कमला देवी, कृतिका और अनुष्का बैठी हुई थीं। दोनों लड़कियां अपने मोबाइल में लगी हुई थीं और कमला देवी बीच की कुर्सी पर बैठी थी। अगर कोई नहीं था तो वो विक्रम था और सानवी की नज़रें वार वार उसी को ढूंढ रही थीं। नाश्ता लगाने के बाद वो खुद भी टेबल पर बैठने लगी ही थी कि कमला देवी की तेज़ आवाज़ आई, किचन में जाओ, बाद में सुशीला के साथ नाश्ता कर लेना। वैसे भी ये नाश्ता तुम्हारे मायके से नहीं आया जो तुम सबके साथ बैठकर खाओगी। ये सुनकर सानवी का चेहरा शर्म और दुख से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली ही सुबह उसके साथ ऐसा बर्ताव होगा। वो कुछ पल चुपचाप कमला देवी को देखती रह गई। उन्होंने ताने भरे लहजे में कहा, समझ में नहीं आया जो कहा है, या अभी तक रात का नशा नहीं उतरा? सानवी ने जल्दी से दुपट्टा संभाला और वापस किचन की तरफ चली गई। तभी अनुष्का ने धीरे से कहा, मम्मा, भाभी को हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने दीजिए। लेकिन कमला देवी की सख्त नज़र पड़ते ही वो चुप हो गई। कृतिका ने घमंड भरे अंदाज में कहा, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। सानवी किचन के कोने में खड़ी चुपचाप रोने लगी थी। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, जो आदमी रात भर उसके इतना करीब था, वो उसे इस तरह अकेला छोड़कर कैसे चला गया। कुछ देर बाद सुशीला उसके पास आई और धीरे से बोली, छोटी बीवी जी, अगर आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूं। सानवी ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि साहब कहाँ गए हैं? बस इतना जानना चाहती थी कि विक्रम ठीक है और कहाँ है। उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं था और रात में वो कुछ पूछ भी नहीं पाई थी। सुशीला ने धीरे से कहा, मुझे ठीक से तो नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो शहर से बाहर चले गए हैं। ये सुनकर सानवी को जैसे एक और बड़ा झटका लगा। शादी की अगली सुबह ही सानवी को पता चला कि उसका पति विक्रम सिंह बिना बताए शहर से बाहर चला गया है। ये सुनकर उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई तो सुशीला घबराकर उसे थोड़ा दूर हट गई। उसे डर था कि अगर आवाज़ बाहर तक गई तो मुसीबत उसी पर आएगी। थोड़ी देर बाद कमला देवी किचन में आई और सुशीला से बोली, बाकी सारे काम भी इसे समझा दो और इस महीने के बाद अपनी तनख्वाह लेकर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। सुशीला चुपचाप बर्तन धोते हुए सिर हिलाती रही। सानवी को अपनी चाची की बात याद आ गई। सच में उन्होंने उसे ऐसी जिंदगी में धकेल दिया था जहां हर दिन एक नया झटका मिल रहा था। हिम्मत करके वो कमला देवी के पीछे बाहर आ गई और धीरे से बोली, क्या आप बता सकती हैं कि विक्रम शहर से बाहर क्यों गए हैं? उसे बस अपने पति के बारे में जानना था। कमला देवी रुककर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुमने गलत सुना है, वो अभी थोड़े समय के लिए बाहर गया है। आज शाम वो इस देश से भी बाहर चला जाएगा। ये सुनकर सानवी हैरान रह गई। कमला देवी ने आगे कहा, मेरी बेटी की शर्त थी कि वो तुमसे शादी तभी करेगा जब मैं उसे बाहर जाने की इजाज़त दूंगी, और अब मैंने दे दी है। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाकर फिर से अपनी मर्जी करे या किसी ऐसी लड़की को घर ले आए जो दिन भर हमारे सिर पर चढ़ी रहे। अब मैं सुकून में हूँ और तुम्हें भी अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना सीख लो। सानवी घबरा कर बोली, विक्रम कब वापस आएंगे? वो क्यों गए हैं? कमला देवी ने ठंडे लहजे में कहा, इन बातों की चिंता छोड़ दो। सुबह उठकर कौन सा काम करना है, दोपहर में क्या बनाना है और रात को सोने से पहले क्या ख़त्म करना है, बस इन बातों पर ध्यान दो। ये सुनकर सानवी का चेहरा उतर गया। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठते ही
जोर जोर से रोने लगी। वो सोच रही थी कि आखिर हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। माँ बाप के गुजरने के बाद जहाँ उसे चाचा का थोड़ा प्यार मिला, वहीं चाची की नफरत भी सहनी पड़ी। शादी के बाद उसने सोचा था कि शायद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ भी उसे बस एक रात के लिए पति का साथ मिला और फिर वो भी चला गया। दोपहर में रघुनाथ चाचा उससे मिलने आए थे। वो कुछ देर उनके पास बैठी रही, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या तुम परेशान हो? सानवी ने तुरंत कहा, नहीं चाचा जी। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि विक्रम बाहर जाने वाले हैं? सानवी कुछ पल चुप रही। वो जानती थी कि चाची का कितना असर चाचा पर है। आखिर उसने धीरे से कहा, जी, उन्होंने रात में बता दिया था। इससे ज़्यादा वो क्या कहती। उसने खुद को समझा लिया था कि अब उसे इसी घर में रहना है। वो फिर से उस मुश्किल भरी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, खासकर उस इंसान के लिए जिसने उसे बस एक पल के लिए अपनाया और फिर छोड़कर चला गया। उसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की नई शुरुआत होगी, लेकिन अब लग रहा था कि मुसीबतों का नया दौर शुरू हो गया है। जाते समय रघुनाथ चाचा ने कहा, कभी 2 दिन के लिए हमारे घर भी आ जाना, तुम्हारी कमी महसूस होती है। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। सानवी का बहुत मन हुआ कि वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सब कुछ बता दे और कहे कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो चुप रह गई। कई दिनों बाद सुशीला को भी काम से हटा दिया गया और घर के सारे काम सानवी के सिर पर आ गए। वो दिन भर बिना रुके काम करती रहती और वही जानती कि वो कितनी तकलीफ से दिन काट रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा कि वो चाचा के घर जाना चाहती है, लेकिन तुरंत मना कर दिया गया। कमला देवी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी चाची ने रुखसती के वक्त साफ कह दिया था कि अब तुम्हारा जीना मरना इसी घर में है। जब तक विक्रम वापस नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। अब जाओ और मेरे पैरों में तेल लगाकर मालिश करो। सानवी चुपचाप सिर झुकाकर बाहर आ गई। इस घर में उसकी बस इतनी ही औकात थी। वो शाम तक काम में लगी रही। कभी कभी अनुष्का उसे देखकर थोड़ी नरमी दिखा देती, लेकिन कृतिका का रवैया तो कमला देवी से भी ज़्यादा ख़राब था। उस दिन सानवी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि जब भी मौका मिलेगा वो विक्रम से ज़रूर पूछेगी कि आखिर उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों किया। किसी तरह सानवी को पता चल गया था कि विक्रम रात को कमला देवी से बात करता है और उन्हीं से उसे ये भी मालूम हुआ कि वो अमेरिका जा चुका है। ये सुनकर उसके पास मायूस होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कृतिका अपने कमरे में सो रही थी। किचन का काम खत्म करने के बाद सानवी धीरे धीरे दबे पांव उसके कमरे के पास आ गई। उसे बस कृतिका का मोबाइल चाहिए था ताकि वो एक बार विक्रम से बात कर सके। सिर्फ कुछ मिनट, बस आखिरी बार उससे बात करना चाहती थी। उसके बाद जो होता वो देख लेती। इस वक्त उसे बस एक मोबाइल की ज़रूरत थी। अनुष्का अपने दोस्त के घर गई हुई थी और कमला देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मौका देखकर सानवी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कृतिका का मोबाइल उठा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। मोबाइल लेकर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने वाली थी, सामने से आती कमला देवी ने उसे देख लिया। सानवी ने जल्दी से मोबाइल दुपट्टे के नीचे छुपा लिया, लेकिन कमला देवी की नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने गुस्से में पूछा, मेरी बेटी के कमरे से क्या चोरी कर कर ले जा रही हो? उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर सानवी घबरा गई। कृतिका भी उठकर बैठ गई। सानवी हकलाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज़ काँप रही थी और पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। कमला देवी 2 कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, जो भी है निकाल कर मेरे हाथ में रख दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सानवी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप मोबाइल निकालकर कमला देवी के हाथ पर रख दिया। ये देखकर कृतिका भी गुस्से से भर गई। कमला देवी चिल्लाई, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि मेरी बेटी का मोबाइल चुरा कर ले जा रही थी, चोर कहीं की। सानवी जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं सिर्फ विक्रम से बात करना चाहती थी। इतना कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कमला देवी ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। दर्द से सानवी चीख उठी, लेकिन
उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचते हुए डांट रही थीं। कृतिका ने नफरत से उसे देखा और झटके से अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। वो बोली, मम्मा, इसे यहाँ से बाहर ले जाइए। इसकी आवाज़ मेरे कानों में जहर घोर रही है। कौन है वो जिससे बात करना चाहती थी? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, मेरे भाई की बीवी बनकर आई हो और किसी और से बात करने का सोच रही हो। तुम्हारे सारे ख्वाब मैं तोड़ दूंगी। ये पहली बार था जब कमला देवी ने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन उसके बाद तो जैसे ये रोज़ की बात बन गई थी। उसकी हैसियत इस घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अगले दिन वो पूरे दिन बुखार में पड़ी रही, लेकिन उसे अपने कमरे में भी जाने नहीं दिया गया। हाँ, रात को चुपके से वो विक्रम के कमरे में चली जाती और उसकी तस्वीरों से बात करके अपना दिल हल्का कर लेती। वो बस एक जवाब चाहती थी, उस आदमी से जो उससे बहुत दूर बैठा अपनी पुरानी मोहब्बत के दुख में डूबा हुआ था। वही मोहब्बत जिसे एक बार कमला देवी ने उससे छीन लिया था और जिसकी सज़ा अब एक मासूम लड़की को मिल रही थी। सानवी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र इतना मुश्किल होगा। उसे लगा था कि शादी के बाद उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो कई नई मुसीबतें शुरू हो गई थीं। एक दिन उसने अपने हाथ पर प्रेगनेंसी टेस्ट रखा और बहुत देर तक रोती रही थी। फिर उसने भगवान का शुक्र किया, क्योंकि उसे लगा कि जब विक्रम को ये खबर मिलेगी तो वो ज़रूर वापस आ जाएगा। आखिर वो अपनी औलाद की खबर सुनकर कैसे दूर रह सकता है। शायद तब कमला देवी का रवैया भी बदल जाए, क्योंकि वो उनके ख़ानदान के इकलौते बेटे की पहली औलाद को जन्म देने वाली थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। लेकिन कमला देवी ने उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर ताने से कहा, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? कौन सी बड़ी खुशी मिल गई है? सानवी चुप रही। तभी अनुष्का ने धीरे से कहा, मम्मा, भाभी को बात तो करने दीजिए। तुम ही तो हर वक्त उसकी तरफदारी करती रहती हो। कभी काम में थोड़ा हाथ बटा देती हो, कभी दो अच्छी बातें कह देती हो, बस यही सब। इसके अलावा तुम्हारे बस में है भी क्या? अपनी ज़ुबान बंद रखो अनुष्का, हर वक्त तुम्हारा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा की तरह कमला देवी ने अनुष्का को डांट कर चुप करा दिया। सानवी धीरे धीरे उनके पास आई। उसके चेहरे पर हल्की खुशी चमक रही थी। आंटी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। कमला देवी ने ताने भरे अंदाज में उसे देखा और बोली, तुमसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं कि कभी कोई ऐसी खबर सुनने को मिले जो हमारे लिए खुशी की वजह बने। फिर भी बोलो, क्या कहना चाहती हो? सानवी उनके पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, मैं माँ बनने वाली हूँ और विक्रम पापा बनने वाले हैं। आप दादी बनने वाली हैं। ये खबर सानवी के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन सामने बैठी औरत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कमला देवी कुछ देर तक उसे घूरती रही। तभी कृतिका अचानक खुशी से झूम उठी थी और बोली, मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ? सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से भीगने लगी थीं। तभी कमला देवी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बच्चा विक्रम का ही है? ये सुनते ही सानवी जैसे पत्थर की तरह जम गई। पहली बार उसके किरदार पर नहीं, बल्कि उसकी औलाद पर सवाल उठाया जा रहा था। सानवी ने मजबूत आवाज़ में कहा, आंटी, ये मेरा और विक्रम का ही बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। कमला देवी ने आंखें तड़ेरते हुए कहा, अच्छा, तो अब इस बच्चे के भरोसे तुम मुझसे इतनी अकड़ के साथ बात करोगी? सानवी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी अनुष्का बोली, मम्मा छोड़िए ना, ये तो खुशी की बात है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए। लेकिन कमला देवी ने बात टाल दी। उन्होंने सानवी से कहा, तुम जाओ अपने कमरे में। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि तुम इतनी खुश हो रही हो, और अगर ये बच्चा विक्रम का भी है तो इतना इतराने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप अपने काम से काम रखो। जब मुझे ठीक लगेगा मैं खुद अपने बेटे को बता दूंगी। ये सुनकर सानवी का चेहरा बुझ गया। कमला देवी वहाँ से चली गई। सानवी भारी कदमों से खुद को संभालती हुई किचन में आ गई थी। उसका दिल पहले ही बहुत दुखी था और कमला देवी के व्यवहार ने उसे और तोड़ दिया था। वो थक कर दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। घुटनों पर सिर रखकर धीरे धीरे रोने लगी। हे भगवान! वो बहुत ही बेबसी के साथ भगवान को पुकार रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उस वक्त वो कितनी मजबूर थी
ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन कहते हैं कि भगवान लंबे समय के बाद सब्र का फल जरूर देता है। शायद अब उसकी सारी परीक्षाओं का अंत होने वाला था। दूसरी तरफ विक्रम सिंह खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा था और साथ में चाय के घूंट ले रहा था। जिद में आकर वो यहाँ तक आ तो गया था, लेकिन सानवी के साथ बिताई वो एक रात भी उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। सच तो ये था कि वो उस लड़की को आजमाना चाहता था। उसे लगता था कि वो उसकी माँ की पसंद है और कमला देवी ने उसे बहुत संभाल कर रखा होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, वो श्रेयांशी जैसी नहीं हो सकती थी। श्रेयांशी से तो वो बहुत प्यार करता था, जबकि उसकी माँ उससे नफरत करती थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया था और बोला था, मम्मा, मैं श्रेयांशी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कमला देवी ने उसे झिड़क कर दूर कर दिया था और कहा था, मैं कभी ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जिसका पहले से ही मेरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा हो। उस दिन विक्रम ने कहा था, मम्मा, वो बहुत साफ दिल की लड़की है, जैसा साफ आईना, जैसे गुलाब पर पड़ी ओस की बूंद। वो श्रेयांशी से वे इंतहा मोहब्बत करता था। उसकी माँ को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी श्रेयांशी को अपनी बहू मानने का इरादा नहीं किया। आखिर एक दिन विक्रम ने शहर के एक फ्लैट में जाकर श्रेयांशी से चुपचाप शादी कर ली। वो एक पवित्र रिश्ता था जिसके बारे में दोनों के घर वालों को पता नहीं था। उस दिन जब श्रेयांशी पहली बार दुल्हन बनकर उसके सामने आई थी, तो विक्रम उसे देखता ही रह गया था। उसने प्यार से कहा था, तुम जानती हो, तुम मेरी मोहब्बत हो और ये मोहब्बत आखिरी सांस तक रहेगी। श्रेयांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, मुझे नहीं पता ये मोहब्बत हमेशा रहेगी या नहीं। विक्रम ने उसके होठों को छूकर कहा था, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा रहे। वो उसके अपने करीब खींचकर उसके प्यार में खो गया था। वो दिन बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। उसी एक हफ्ते में उसने अपनी माँ को सब बता दिया कि उसने शादी कर ली है। अगले ही दिन कमला देवी श्रेयांशी के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने इतनी कड़वी बातें कही कि धर्मेंद्र ठाकुर वहीं बैठ गए थे और उनका दिल टूट गया था। श्रेयांशी भागकर अपने पापा के पास गई और रोते हुए बोली, पापा, मेरी बात सुनिए, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन उसके पापा का दिल बहुत दुख चुका था। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, भाई साहब, अपनी बेटी को संभालिए। इतनी जवानी चढ़ गई है कि मेरे बेटे के बिना रह नहीं सकती। ये सुनकर धर्मेंद्र सिंह जैसे जमीन में गड़ गए थे। पहली बार उनकी बेटी के चरित्र पर उनके सामने सवाल उठाया गया था। श्रेयांशी गुस्से में बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे पापा के सामने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। आपके बेटे ने मुझसे शादी की है। लेकिन कमला देवी हर दूसरे दिन उसे कटघरे में खड़ा कर देती थी। आखिर एक दिन उन्होंने साफ कह दिया, तुम अभी इसी वक्त उस लड़की को तलाक दोगे। और उस वक्त श्रेयांशी के पापा बेबस होकर सब कुछ देख रहे थे। पापा, मान जाइए ना, मेरी खातिर मान जाइए। मैं विक्रम के बिना जिंदा नहीं रह सकती। श्रेयांशी रोते हुए अपने पापा धर्मेंद्र सिंह से कह रही थी। एक तरफ वो बेबस लड़की अपनी मोहब्बत के लिए रो रही थी और दूसरी तरफ विक्रम भी उतना ही टूटा हुआ खड़ा था। उसने अपनी माँ से कहा था, मम्मा, भगवान के लिए श्रेयांशी मेरी बीवी है। हम एक हफ्ता पहले शादी कर चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह ने भारी दिल से कहा, अगर तुम दोनों भाग जाओ तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन कमला देवी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में कभी नहीं भेज सकता। इससे बेहतर है कि तुम उसे तलाक दे दो। ये सुनकर विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो दर्द से बोला, अंकल, मैं श्रेयांशी से बहुत प्यार करता हूँ। उधर श्रेयांशी रोते हुए कमला देवी के पैरों में बैठ गई और बोली, आंटी, माफ़ कर दीजिए मुझे। लेकिन कमला देवी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। धर्मेंद्र सिंह अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती और नहीं देख सकते थे। उसी दिन विक्रम ने वो शब्द कह दिए थे जिन्हें वो कभी कहना नहीं चाहता था। अगर वो मोहब्बत में कमज़ोर था तो उसने मान लिया था कि वो सबसे कमज़ोर इंसान है। 3 साल तक वो अपनी खोई हुई मोहब्बत का गम मनाता रहा। विदेश चला गया, लेकिन श्रेयांशी ठाकुर उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं निकल पाई थी। वो आज भी उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अपनी माँ की ज़िद की वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। अब वो अपनी माँ को वही दर्द देना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को घर में छोड़ कर आया था
जिससे उसकी शादी कराई गई थी, सानवी, ताकि कमला देवी को भी एहसास हो कि उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में कैसी आग लगा दी है। लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मोबाइल उठाया। उसका इरादा तो यहाँ से 1-2 साल रहने का था, क्योंकि वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इस वक्त उसे ज्योति के नंबर से मैसेज आ रहे थे और वो हैरान हुआ, क्योंकि ज्योति उसकी कज़िन बहन थी। उसने मोबाइल खोलकर वॉइस मैसेज देखा। आवाज़ रिया की थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत कॉल करने ही वाला था कि दूसरा मैसेज आया। भैया कॉल मत कीजिएगा, बस ये वॉइस सुन लीजिए। वो हैरान खड़ा रह गया। आखिर रिया को ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी। उसने वॉइस मैसेज चलाया। जैसे जैसे वो सुनता गया, उसके होश उड़ते गए। रिया बोल रही थी, भैया मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना कठोर हो सकता है। आपने पहले ही एक प्यार खो दिया, लेकिन आपको पता भी नहीं कि अब इस शादी में भाभी पर क्या गुजर रही है। आप वापस आ जाइए, चाहे तो थोड़े समय के लिए ही सही। एक बार आकर खुद देख लीजिए। फिर उसने कहा, मैं आपको ज्योति के फ़ोन से इसलिए मैसेज कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे भी पता चले। भाभी प्रेग्नेंट है और घर में उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चुपचाप मर जाए। हर औरत श्रेयांशी जितनी मजबूत नहीं होती भैया। ये सुनकर विक्रम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है। उसे तो हमेशा यही लगता था कि उसकी माँ उसे सब बता देगी और शानवी घर में आराम से रह रही होगी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी माँ की पसंद की लड़की होगी और उनकी देखरेख में अच्छी ज़िंदगी जी रही होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी उसे सानवी की वो धीमी आवाज़ याद आई थी, जब उसने कहा था, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे पति बने रहें। आप मुझे इसी तरह अपने प्यार में डुबोए रखें। मैंने ज़िंदगी में बहुत कमी देखी है विक्रम। मैं चाहती हूँ कि आप हर कदम मेरे साथ खड़े रहें। उस वक्त उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में अलग कर लिया था और कहा था, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मेरी माँ की पसंद से आई हो और उनकी मर्जी मेरे सबसे ऊपर है। सानवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उंगली उठाकर उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया था। उस रात के बाद भी वो उसे पूरी तरह भूल नहीं पाया था। आखिर वो उसकी पत्नी थी और उनके बीच एक रिश्ता बन चुका था। उसे भूलना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ को ये नहीं दिखाना चाहता था कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती एक लड़की लाकर उसे फिर से अकेला कर दिया है। हालांकि विक्रम अपनी ज़िंदगी में बाहर से ठीक और खुश लग रहा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ के हाथों एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उसे अब हर हाल में वापस जाना था और अपनी सोच से भी ज़्यादा जल्दी वापस आना था। उसी दिन कृतिका को देखने के लिए कुछ मेहमान घर आए थे। सानवी पूरे दिन काम में लगी रही। शाम तक सारे मेहमान चले गए, लेकिन अब वो भी किचन में ही खड़ी थी। ठंडी हवा की वजह से उसका पूरा शरीर काँप रहा था और पूरे दिन से काम से उसकी कमर दर्द से अकड़ चुकी थी। इतना काम करने के बाद भी किसी ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की थी। बस कमला देवी का यही एहसान था कि कुछ दिन पहले उन्होंने उसे रघुनाथ चाचा के घर उनसे मिलने के लिए जाने दिया था, वो भी ड्राइवर के साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो फिर उसी घर में लौट आई थी। उस दिन काफ़ी सारा खाना बच गया था। सानवी ने बिरयानी गर्म करके टेबल पर रख दी, क्योंकि सबको वही खाना था। खाना टेबल पर लगाकर वो वापस किचन में जाने लगी। तभी कमला देवी ने उसे आवाज़ दी। वो रुक कर उनकी तरफ देखने लगी। इन 2 महीनों ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। वो इतनी कमज़ोर और मुरझाई हुई लग रही थी कि उसका सारा मासूम चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे खुद लगता था जैसे वो किसी ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रही हो जो उसने किया ही नहीं। कमला देवी ने कहा, देखो, आप खुद ये बिरयानी खाने मत बैठ जाना। किचन में कल की दाल रखी है, वही निकाल कर खा लेना। तुम्हारे लिए वही ठीक है। सानवी हैरान रह गई। दाल तो पहले ही ख़राब हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने बिरयानी थोड़ी सी अलग निकाल कर रख दी है, वही खा लूँगी। ये सुनकर कमला देवी ने उसे घूर कर देखा। वो बेबस खड़ी रह गई थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी कृतिका बोली, मम्मा, ये हर बात पर बहस क्यों करती है? अगर आप बोल रही हैं कि कल की दाल खाओ तो खा लो।
इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कृतिका आज बहुत खुश थी, इसलिए अपनी माँ की बात कैसे टालती। सानवी चुपचाप किचन में चली गई। उसने बिरयानी की प्लेट उठाई और फिर वापस रख दी। उसके बाद दाल निकाल ली। उसका मन नहीं था कि उसे गर्म भी करे। पूरे दिन की थकान उस पर हावी थी और वो बहुत ही भूखी भी थी। बड़ी मुश्किल से उसने एक निवाला खाया और प्लेट दूर सरका दी। उसे उल्टी जैसे महसूस होने लगा। उसका दिल बहुत कर रहा था कि गर्म बिरयानी खा ले। आखिर हिम्मत करके उसने बिरयानी की प्लेट उठाई और चम्मच निकाल लिया। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, इस वक्त उसे यही खाना है। उसने अभी 2-3 चम्मच ही खाए थे कि किचन के दरवाजे से झांकते हुए कमला देवी अंदर आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैंने मना किया था और तुम वही खा रही हो। सानवी डर से कांपने लगी। उसने घबराकर प्लेट फर्श पर रख दी। तभी अनुष्का जल्दी से अंदर आई और कमला देवी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मम्मा मेरी बात सुनिए, इन्हें कुछ मत कहिए। मैंने इन्हें समझा दिया है, आप चलिए खाना खाइए, थोड़ी देर में ये आपके कमरे में चाय भी दे देंगी। उस दिन पता नहीं क्यों कमला देवी चुप हो गई और चली गई। अनुष्का वहीं सानवी के पास फर्श पर बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे उम्मीद है कि भैया जल्दी वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप थोड़ा सब्र रखिए। ये सुनते ही सानवी रो पड़ी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे अब और सब्र नहीं होता अनुष्का। बस विक्रम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें ताकि मैं कहीं भी चली जाऊं। किसी सेंटर में रह लूंगी, लेकिन ये बेइज्जती अब मुझसे सहन नहीं होती। अनुष्का ने उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अनुष्का ने चाय बनाई। सानवी थके हुए कदमों से चाय लेकर कमला देवी के कमरे में दे आई थी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसने एक दर्द की गोली ली और बिस्तर पर लेट गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सुबह तक उसे तेज बुखार हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे सारे काम करने ही पड़े। पता नहीं क्यों वो देर तक सो नहीं पाई थी। उसे आज अजीब सा महसूस हो रहा था। रात के किसी पहर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो डरते हुए उठी और अपने पास बैठे किसी साय को देखने लगी। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाई कि ये सपना है या हकीकत। वो चीखने ही वाली थी कि सामने बैठे आदमी ने तुरंत उसका मुंह हाथ से ढक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैं हूँ, घबराओ मत, मैं हूँ। सानवी फटी फटी आंखों से उस आदमी को देख रही थी। अगले ही पल जैसे उसे झटका लगा और वो तेजी से उठकर बैठ गई। उसके सामने सच में विक्रम था। उसकी सवालों से भरी नजरें बस उसी पर टिकी रह गई। वो ये कैसे पहुंच चुका था? उसे आने में 2 दिन लग गए थे, लेकिन फिर भी वो सबसे छिपकर यहाँ तक आ ही गया था। वो सिर्फ सानवी के लिए आया था, उस रिश्ते को बचाने के लिए जिसे वो एक बार फिर से संभालना चाहता था। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सानवी का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और वो एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। उसे लगा कि वो इसी के लायक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार अगर सानवी करती तो वो भी सह लेता। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और अपना माथा उसके हाथों पर टिका दिया। मुझे माफ़ कर दो सानवी, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। सानवी ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। देर नहीं, बहुत देर कर दी आपने विक्रम सिंह। एक लड़की को रात भर अपनी जिद और हक जताते रहे और अगली सुबह उसकी बेइज्जती करके उसे छोड़कर चले गए। उसे उन लोगों के बीच छोड़ दिया जिन्होंने उसे इंसान समझना भी जरूरी नहीं समझा। वो बुरी तरह रो रही थी और विक्रम इस वक्त उसकी हर तकलीफ महसूस कर रहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि मम्मी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी। अगर अनुष्का मुझे न बताती तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चलता। ये सुनकर सानवी ने गुस्से में आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। मैं बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ जिसने मुझे आपसे जोड़ दिया है। आपको क्या पता मैंने कितनी तकलीफ़ें देखी हैं और अब मेरी औलाद भी वही सब देखेगी। शर्म आती है मुझे आप पर, अफसोस होता है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं कह पाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। विक्रम खुद भी टूटता जा रहा था। उसने सानवी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सानवी काफ़ी देर तक उसके सीने से लगकर रोती रही, जैसे अपने सारे दर्द उसी के सामने निकाल देना चाहती हो। विक्रम ने धीरे धीरे उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर हल्का सा अपने होंठ रख दिए।
सॉरी सानवी, सच में सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बिल्कुल टूटा हुआ इंसान बनकर उसके सामने खड़ा था, क्योंकि अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए भी आसान नहीं था। अगली सुबह भी घर का माहौल वैसा ही था। कमला देवी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अभी तक सो रही हो? बाहर आ जाओ जरा, मैं तुम्हारी अक्लें ठिकाने लगाती हूँ। रात से ही तेवर बदले हुए हैं तुम्हारे। उनकी तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सानवी चुपचाप आंखें खोलकर छत को देखने लगी। तभी विक्रम उठा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही कमला देवी अपने बेटे को सामने देखकर हैरान रह गई। अरे विक्रम, बेटा तू अचानक! वो कुछ समझ ही नहीं पाई। विक्रम ने हल्के से उनका चेहरा पकड़ा और उनके माथे को छू लिया था। हाँ मम्मा, मैं ही हूँ, वापस आ गया हूँ। सोचा अपनी पत्नी का हाल भी देख लूँ, उसकी थोड़ी देखभाल कर लूँ। उसने बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज़ में कहा। कमला देवी समझ नहीं पाई कि वो किस अंदाज में बात कर रहा है, लेकिन तुरंत बोली, ठीक है बेटा, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उनके लहजे में वही बनावटी मिठास थी जो वो हमेशा अपने बेटे के सामने दिखाती थी। विक्रम ने दरवाज़ा बंद किया और वापस मुड़ गया। वो सानवी के पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। सानवी हल्की आवाज़ में बोली, आपने तो सिर्फ एक सुबह देखी है, काश इसकी शाम भी देख पाते। फिर उसने पिछले दिनों की सारी कहानी विक्रम को बता दी। विक्रम बस सिर झुकाए शर्मिंदा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता तुम्हारे कमरे में भिजवा देता हूँ। ये कहकर वो उठ गया और सानवी उसे हैरानी से देखती रह गई। अब फैसला उसके हाथ में था। विक्रम ने पूरी तरह अपने रिश्ते की बाजी उसके हाथों में रख दी थी। नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठते ही विक्रम ने कृतिका की तरफ सख्त नज़रों से देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ नाश्ता भाभी के कमरे में लेकर जाओ। आखिर नाश्ता उन्होंने ही बनाया था। कृतिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जिस लड़की को उसने आज तक इज्जत नहीं दी, आज उसी के कमरे में नाश्ता लेकर जाना पड़ रहा था। फिर भी वो चुपचाप ट्रे उठाकर ऊपर चली गई। उसने टेबल पर नाश्ता रखा और तुरंत वापस आ गई, क्योंकि शानवी उस वक्त बाथरूम में थी। अगर वो सामने होती तो शायद कृतिका कुछ ताने जरूर मारती। कृतिका के जाने के बाद विक्रम ने सबकी तरफ देखकर शांत आवाज़ में कहा, मैंने सानवी के लिए अलग घर का इंतज़ाम कर लिया है, वही फ्लैट जो बाबा ने मेरे नाम किया था। आज शाम मैं और सानवी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनते ही कमला देवी जैसे हिल गई थी। लेकिन क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? ये घर भी तो तुम्हारा ही है, और वैसे भी सानवी प्रेग्नेंट है। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई सानवी धीरे धीरे आकर विक्रम के पास बैठ गई। आज उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने एक बार फिर विक्रम की तरफ देखा, जैसे उसे एक मौका दे रही हो। विक्रम ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और फिर कमला देवी से बोला, मम्मा, इस घर में जो कुछ हुआ है मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते की इज्जत बनी रहे। और हाँ, ये घर भी मैंने सानवी के नाम कर दिया है। आज से अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो याद रखिएगा, ये घर मिसेज सानवी सिंह विक्रम का है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विक्रम। इस 2 टके की लड़की ने तुम्हें कोई नई कहानी सुना दी और तुमने मान भी लिया। कमला देवी गुस्से में बोली। सानवी धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत से बाहर आकर नॉर्मल रहने लगी थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, काश मम्मा ये सब सिर्फ कहानी होता और मैं उस पर यकीन कर लेता, लेकिन जो सच मैंने सुना है उसे नज़रअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन है। मम्मा, भगवान के लिए आप उसकी ज़िंदगी से खेलना छोड़ दीजिए। ये मेरी पत्नी है, वही लड़की जिसे आपने खुद पसंद किया था। ये कहते हुए उसने सानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। फिर कमला देवी की तरफ देखते हुए बोला, आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या फिर से कोई लड़की आपके हाथों बेइज्जत होकर आपके बेटे की ज़िंदगी से चली जाए? भगवान के लिए हमारी खुशियों का पीछा छोड़ दीजिए। वो सच में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। कमला देवी समझ गई कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। थोड़ी देर बाद विक्रम कमरे में चला गया। जब कमला देवी गुस्से में उसके पीछे जाने लगी तो सानवी ने उन्हें वहीं रोक दिया। सुना नहीं आपने मेरे पति ने क्या कहा? ये घर मेरा है और बेहतर होगा कि आप यहाँ सब मेरी मर्जी से रहें। चाहे मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन इस घर पर मेरा हक रहेगा और आज के बाद कोई भी मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। कमला देवी और कृतिका के चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे,
लेकिन सानवी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने पास खींच लिया। वो हल्की आवाज़ में बोला, जब भी दिल चाहे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इतनी नाराज़ मत रहना। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। उसी शाम वे दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। विक्रम ने कहा था कि बाकी सामान बाद में देख लेंगे। उन्हें बस अपना छोटा सा घर चाहिए था, जहाँ सिर्फ उनकी मोहब्बत की हुकूमत हो। काफ़ी समय बाद सानवी ने चैन की सांस ली। वो अनुष्का की बहुत ही शुक्रगुजार थी, जिसने अपनी माँ और बहन के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया और उसकी खुशियाँ उसे वापस दिला दी। इन दिनों विक्रम उसका बहुत ही ख्याल रख रहा था। वो हर वक्त उसके सामने बिछा रहता, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक शर्मिंदगी थी जो उसे सानवी के करीब आने से रोकती थी। धीरे धीरे सानवी भी थोड़ा संभलने लगी थी। थोड़ा प्यार और थोड़ा ध्यान मिलने से उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। उधर कमला देवी भी अब कुछ शांत हो चुकी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अहंकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, आखिर एक दिन टूट ही जाता है, जैसे कमज़ोर दीवारों वाला घर ढह जाता है। एक दिन विक्रम कमरे में आया तो उसने देखा कि सानवी उसके हाथ में उसकी पुरानी डायरी लिए बैठी है। वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन शायद वो नहीं चाहता था कि सानवी उसकी ज़िंदगी की हर सच्चाई जान ले, खासकर वो पल जब उसने डरपोक बनकर गलत फैसले लिए थे। सानवी ने उसकी तरफ देखा और डायरी बंद करके साइड में रख दी। फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत में इतना बहादुर दिखने वाला इंसान अंदर से इतना डरपोक भी हो सकता है। काश उस वक्त आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। ये सुनकर विक्रम ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, मुझे तब यकीन था कि माँ अपने बच्चों के खिलाफ कभी कुछ नहीं सोच सकती। वो बहुत उदास लग रहा था। सानवी ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, अहंकार इंसान को कभी कभी अपने रिश्तों से भी नीचे गिरा देता है। शायद आपके मामले में भी ऐसा ही हुआ। विक्रम उसकी आंखों और उसके हिलते हुए होठों को ध्यान से देख रहा था, जो उसे हमेशा से बहुत प्यारे लगते थे। आज तो सानवी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर सास की इतनी बड़ी गलती माफ़ कर सकती हो, तो क्या पति के लिए थोड़ी सी गुंजाइश नहीं है। ये कहते हुए वो उसके गले के पास हल्के से उसे छूने लगा था। सानवी उसके इस अंदाज पर हल्का सा मुस्कुरा दी। माफ़ी तो बनती नहीं है विक्रम सिंह, लेकिन इसे आखिरी मौका समझ लो। ये कहकर उसने उसके होठों को छू लिया और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगी। विक्रम भी मुस्कुरा पड़ा था। मैं वादा करता हूँ इस आखिरी मौके को हमेशा संभाल कर रखूँगा। वो उसे बाहों में भरकर उसके चेहरे पर प्यार बरसाने लगा था। काफ़ी समय बाद सानवी को सुकून महसूस हुआ था। वो धीरे धीरे उसके वालों में खेलते हुए बोला था, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही प्यारी भी। सानवी हल्का सा मुस्कुरा दी। अगर चाहने वाले विक्रम सिंह हो तो प्यार भी बहुत खूबसूरत लगता है। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर विक्रम बेचैनी से टहल रहा था। रघुनाथ जी उसके साथ खड़े थे और माधुरी देवी भी वहीं थी। जब से उन्हें विक्रम और सानवी की मोहब्बत का पता चला था, तब से वो सानवी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आने लगी थी। विक्रम ने कमला देवी को खबर तो कर दी थी, लेकिन अब आना जाना उनकी मर्जी पर था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो बेटी हुई है। विक्रम की आंखों में खुशी की चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान का शुक्र है। और मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर बोली, वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। विक्रम के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई थी जब उसने पहली बार उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। तो उसे पहली बार समझ आया कि बेटियों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। उनकी खुशी, उनकी इज्जत, उनका प्यार, सब कुछ एक पिता की जिम्मेदारी बन जाता है। उसी पल उसे महेंद्र ठाकुर की जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ था। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और फिर सानवी की तरफ देखा। सानवी मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने प्यार से कहा, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी खूबसूरत है, हमारी छोटी सी बेटी। बस उसकी आंखों का रंग मेरे जैसा है।
विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को सानवी को दिखा रहा था। सानवी बच्चों को देखने की बजाय सानवी बच्ची को देखने की बजाय उसके चमकते हुए चेहरे को देख रही थी। उस इंसान ने सच में ये साबित कर दिया था कि किसी को टूटने के बाद वे इज्जत देकर अपने सिर आंखों पर बिठाने का क्या मतलब होता है। तभी सानवी ने धीरे से कहा, जानते हो मैंने इसका नाम सोच लिया है। विक्रम थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। मेरे बिना ही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो सानवी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सुनोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगा। वो बड़ी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। इसका नाम श्रेयांशी होगा। ये सुनकर विक्रम कुछ पल चुप होकर अपनी पत्नी का चेहरा देखता रह गया। उसके चेहरे पर न कोई ताना था और न ही कोई गुस्सा, बस एक सुकून भरी चमक थी। सानवी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि इस नाम के साथ उस मोहब्बत की याद हमेशा हमारे घर में रहे, जिसने ऊपर से तो अपनी मोहब्बत खो दी, लेकिन सच में उसे हमारी ज़िंदगी के हवाले कर दिया। ये सुनकर विक्रम सिंह झुक गया और सानवी के माथे को प्यार से चूम लिया। सच तो ये था कि जब मोहब्बत सच्चे यकीन और इज्जत के साथ निभाई जाए तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब दोनों को एक दूसरे का साथ मिल चुका था। जिंदगी ने उन्हें बहुत आजमाया था, लेकिन आखिरकार सब मुश्किलें पीछे छूट गई थीं। अब अगर वे फिर भी शिकायतें करते तो शायद किस्मत उन्हें फिर भी किसी नए इम्तिहान में डाल देती। और ये बात विक्रम अच्छी तरह समझ चुका था कि वो अब कोई भी खुशी खोना नहीं चाहता, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में खुशियों का लंबा सफ़र शुरू हो चुका था और उसे खूबसूरत बनाना अब सिर्फ उसी के हाथ में था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।